कहानी को पूरा सुनना, कहानी अच्छी लगे तो फॉलो करें। ये सुनकर वह मेरी तरफ कुछ देर तक अवाक देखता रह गया और कोई उत्तर नहीं दिया, जैसे वह मुझसे कह रहा हो, ये हो ही नहीं सकता, अपनी शिकायत वापस लो या फिर बात ठीक ठीक बतलाओ। कुछ देर बाद उसने उत्तर दिया था, चटखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चटक गया। बिना अच्छी टर पहने तुमने उसको पानी में भिगो दिया होगा, नहीं तो ये बात तो नहीं हुई। ये सुनकर उसने अपनी पलकें नीची कर ली, जैसे वह सोच रहा हो कौन से जूते थे वे। किंतु मुझे फिर बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने व्यर्थ ही यह सब कहकर इस बेचारे का दिल दुखा दिया। तो उनको वापस कर दो, वह बोला, हम फिर देखेगा। जब अपने जूतों की चटक जाने से मेरा ही दिल पसीज उठा, तब मैं यह अच्छी तरह अनुमान कर सका कि मैं गैसलर को जिसने की उसे इतने अरमानों से बनाया है, कितना दैख हुआ होगा और वह उसके विषय में जानने के लिए कितना व्यर्थ होगा। कुछ जूते, उसने कहा, पैदा ही खराब होते हैं। अगर तुम्हारा जूता हमारे से ठीक नहीं हो सकेगा तो हम उसका सब दाम वापस कर देगा। तब बार की बात है कि मुझे एक नया जूता जल्दी ही चाहिए था, इसलिए मैंने एक बड़ी दुकान में जाकर खरीद लिया। एक दिन यूं ही अनजाने में उसे पहन कर मैं गैसलर की दुकान में चला गया। उसने मेरे जूतों का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन कोई चमड़ा नहीं दिखाया। उसकी आंखें मेरे फैक्ट्री के बने हुए नए जूते पर गड़ी हुई थी। आखिर उससे रहा न गया, कहने लगा, ये जूता तो हमने नहीं बनाया है। उसके स्वर में क्रोध नहीं था, दैख नहीं था, घृणा नहीं था, रोष भी नहीं था, फिर भी उसमें कोई ऐसी तीव्र मुख प्रताड़ना अवश्य थी जिससे मैं सन्न हो उठा। इसके बाद उसने मेरे बाएं पैर के जूते की एक जगह, जो फैशन की खातिर कुछ खूबसूरत बनी हुई थी, अपनी उंगली से दबा दी और कहा, तुमको यहाँ काटता है। ये बड़ा बड़ा दुकान अपने इज्जत का भी ख्याल नहीं करता। बिल्कुल रही। इसके बाद और भी बहुत सी कड़वी कड़वी बातें वह कह गया, जैसे उसके अंदर की कोई घुटन बांध तोड़कर निकल चली हो। आज पहली बार मैंने उसके मुंह से जूतों के व्यापारी की खराब हालत और मुसीबतों के बारे में कुछ सुना था। वह बड़ा बड़ा कंपनी विज्ञापन से पैदा करता है, अपने माल का अच्छाई से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। इसी का नतीजा है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है और दिन दिन कम होता जाता है। और आज उसके सजहुर्रियोदार चेहरे पर मैंने ऐसी ऐसी भावनाएं देखी जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। विकट संघर्ष और उसकी कड़ुहाट, जिनमें वह वर्षों से पिस पिस कर मर पिच कर काम कर रहा था, और आज ही मुझे उसकी लाल दाढ़ी में सफेद बालों के गुच्छे दिखाई पड़े, जिनमें उसकी सारी व्यथा क्रंदन कर उठी। जैसे भी हो सका मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि किन किन मजबूरियों की वजह से मैंने वे जूते खरीद लिए थे, पर उसकी मुद्रा और स्वर मेरे दिल पर अपना ऐसा असर कर गए कि थोड़ी ही देर में मैंने उसे कई जूतों का ऑर्डर दे दिया। वे जोड़े तैयार हो गए और नेमेसिस भी हार गई उनसे। घिसाई ने भी उनसे हार मान ली। उफ, पहले जूतों से भी ज्यादा वे चले और 2 बरस तक, सच ही, फिर जूते बनवाने के लिए उसके पास जाना नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन जब गया भी, तो देखा कि उसकी 2 दुकानों में एक पर किसी दूसरे नाम का साइन बोर्ड लगा था। हाँ, वह भी जूत वाला था और राजकुटुंब के लिए जूते बनाता था, और वहां बाहर खाली खिड़की में अपनी शान की निराली जूतों की वे 3-4 जोड़ियां भी नहीं थी। दुकान अकेली रह गई थी, इसलिए और भी अंधेरी, छोटी और खाई की तरह मालूम पड़ रही थी। चमड़े की गंध भी घनीभूत हो गई थी, पर वह काठ की कुर्सी अब भी वैसे ही पड़ी थी। मैं जाकर उस पर बैठ गया, लेकिन जितनी देर लगा नहीं करती थी, आज उतनी देर बाद ऊपर से एक शख्स ने झांका और फिर अपने उन्हीं स्लीपरों से काठ के तंग जीने पर खटपट खटपट करता हुआ आखिर मेरे सामने वहां ही खड़ा हुआ और जंग लगी कमानी में से मुझे घूरते हुए पूछा, मिस्टर है ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मैंने हिचकिचा कर कहा। पर मिस्टर गैसलर, आपके जूते तो तोड़े नहीं टूटते। देखो ना, इसकी अभी सूरत भी नहीं बिगड़ी है। कहकर मैंने अपना पैर आगे बढ़ा दिया। उसने मेरे जूतों पर एक नज़र डाली। हाँ, उसने कहा, पर लोग तो अच्छा जूता नहीं चाहता है। उसकी कड़ी नज़र और शिकायतों से बचने के लिए मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन तुमने अपनी दुकान का ही क्या हाल कर डाला है? उसने शांति से उत्तर दिया, बहुत खर्च होता था। क्यों, तुमको जूता चाहिए? मैंने तत्काल ही 3 जोड़ी का ऑर्डर दे दिया। हम नई तरह का जूता बना देगा। तुम्हारा पैर बड़ा है न? कहकर उसने बड़े धीरे धीरे मेरे पैर का नाप कागज पर पेंसिल से खींचा और इस बीच में सिर्फ एक बार मेरी तरफ मुंह उठाकर कहा, क्या हमने तुमको बतलाया कि हमारा भाई मर गया? उसका शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया था। उसे देखकर मन को बड़ी वेदना होती थी, इसलिए मैं जल्दी से वहां से चल दिया। एक दिन शाम को जब नए जूतों की पार्सल आ गई, तो मैंने रूसी चमड़े वाले जूते उतार दिए। मैंने पार्सल खोला और 4 जोड़े निकाल कर एक पंक्ति में रख दिए। फिर एक एक करके मैंने उन्हें पहनना शुरू किया।
इसमें कोई शक नहीं था कि इतने अच्छे चमड़े के इतने बढ़िया जूते उसने कभी नहीं बनाए थे। एक जोड़े में मैंने उसका बिल रखा हुआ पाया। जूतों की कुल कीमत उतनी ही थी जितनी वह मामूली तौर से हमेशा लिया करता था, परंतु उसने कुल कीमत फौरन ही मांगी थी। ये जानकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि पहले तो वह तीसरे महीने से पहले कभी बिल नहीं भेजता था। मैं तत्काल नीचे उतर कर गया और एक चेक काटकर तुरंत ही अपने हाथ से ही उसे लेटर बॉक्स में डाल आया। एक सप्ताह बाद जब मैं उसकी दुकान वाली गली में होकर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मिस्टर गेस्लर से कह दूं कि इस बार तुम्हारे जूते सबसे बढ़िया रहे। लेकिन जब मैं उसकी दुकान के सामने पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहां से उसके नाम का साइन बोर्ड गायब था, लेकिन खिड़की में अब भी वही जनानी जोड़ी पेटेंट लेदर के पम्पशू और काले राइडिंग बूट जैसे के तैसे रखे थे। मैं एकदम चिंतित हो उठा और अंदर पहुंचा। वे दो छोटी दुकानें मिलकर फिर एक बड़ी दुकान हो गई थी। उसमें एक नवयुवक अंग्रेज मौजूद था। मिस्टर गेस्लर हैं? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में कुछ विचित्र सी विनय और शीलता थी। नहीं जनाब, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो हुक्म हो करें। ये दुकान अब हमने पूरी ले ली है। आपने हमारा नाम पहले बराबर वाली दुकान पर देखा ही होगा। हम कुछ बहुत बड़े बड़े रईस आदमियों के लिए जूते बनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा, पर मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह, उसने जवाब दिया, वह तो मर गए, लेकिन अभी पिछले बुध को ही तो उन्होंने मेरे पास ये नए जूते बनाकर भेजे हैं। हाय, उसने कहा, बड़ी दर्दनाक कहानी है। बेचारे भूखों मर गए। हे भगवान, डॉक्टर कहते थे कि वे घुल घुल कर मरे। और आप देखिए, वे तब भी काम करते थे और दुकान चलाया करते थे। और काम का ये हाल था कि सारा काम अकेले ही करते थे, किसी को जूते में हाथ नहीं लगाने देते थे। एक ऑर्डर पर ही इतना वक्त लगा देते थे कि बेचारा ग्राहक ऊब जाता था। इसी तरह उनके सब ग्राहक टूट गए और फिर बैठे बैठे वह दिन रात काम करते रहते थे। मैं कह सकता हूँ कि सारे लंदन शहर में उनसे अच्छा जूता कोई नहीं बनाता था और न कभी बना सकता है। लेकिन कंपटीशन को तो देखो कितना जबरदस्त है। पर वह अपना माल कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे, सबसे बढ़िया चमड़ा लगाते थे और सारा काम अपने ही हाथ से करते थे, और उसी का ये नतीजा है। इससे और ज्यादा क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भूखों मर, ये बात कुछ शायरी हो सकती है जैसी कि कहावत है, लेकिन मैं खुद भी जानता हूँ कि वह आखिर दम तक अपने जूतों से ही चिपटे अंडस्को रहे। मैं उन्हें दिन रात काम करते देखा करता था। मैंने उन्हें कभी वक्त से खाना खाते नहीं देखा, सोते नहीं देखा, कभी एक छदाम उनके घर में नहीं रही। रात में तापने के लिए आग भी नहीं नसीब होती थी उन्हें। इतने वर्षों तक वे कैसे जिंदा रहे, मुझे तो यही ताज्जुब है। पर जनाब, वह आदमी एक ही था। उसकी सानी का जूता बनाने वाला दूसरा कारीगर लंदन में नहीं है। हाँ, मैंने भारी मन से कहा, वह बहुत बढ़िया जूते बनाते थे। इतना ही कहकर मैं फौरन मुड़ा और दुकान से बाहर चला गया, क्योंकि मैं उस नौजवान को अपनी आंखों के आंसू दिखाना नहीं चाहता था।